हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB तीनों ही एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहते हैं दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। साथ ही सीटेट का एग्जाम भी जो है आगे होगा तो उसकी टेस्ट सीरीज भी जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, और टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आप टॉपर्स 40 कोड यूज कर सकते हैं जिसपे आपको 40% का जो ऑफ है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग का संस्थापक बताना है कि किसे माना जाता है। तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। 1906 में ढाका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां जो है इसके संस्थापक थे। इसके अलावा इसमें जो और सदस्य थे वो कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, सर आगा खान थे, सर सैयद अहमद खान थे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मेन देखें तो सर सैयद अहमद खान जो है सही हो सकता है मुस्लिम लीग के संस्थापक। बट अगर कभी ऑप्शन में सलीमुल्लाह खान दिया गया है तो राइट आंसर सलीमुल्लाह खान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? व्हेन मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस। मुक्ति दिवस जो था कब मनाया था? 22 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939, 22 नवंबर 1940 या 22 दिसंबर 1941। मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार किया गया? लाहौर, ढाका, कराची या फिर रावलपिंडी? वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज प्रिपेयर्ड? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी 1906 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ढाका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड? 26 जनवरी 1951, 25 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1953 या फिर 26 जनवरी 1950? यहाँ पे लागू हुआ पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? श्री BN राव, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द परमानेंट हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर श्री BN राव? स्थायी अध्यक्ष पूछा है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड? 1906 में, 1907 में, 1908 में या फिर 1909 में? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। ठीक है, इसकी डेट याद रखिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 दिसंबर 1906 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। लॉर्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? पूछा गया है हु लेड द मुस्लिम डेप्यूटेशन टू मीट लॉर्ड मिंटो? सर अहमद मौलवी,
सर आगा खां, सर सैयद अहमद खां या फिर मोहम्मद इकबाल। लॉर्ड मिंटो से जो मिलने वाला मुस्लिम शिष्टमंडल था उसके अध्यक्ष पूछे हैं कि कौन थे, तो वो अध्यक्ष थे सर आगा खां। ठीक है, सर आगा खां जो थे उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, 3 जून 1947 ईस्वी को निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई थी? ऑन 3 जून 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज डिक्लेयर्ड? 3 जून 1947 को बताना है। वेवल प्लान, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना या फिर माउंट बेटन योजना। तो देखिए, वेवल योजना की अगर हम बात करें तो वेवल योजना आई थी 1945 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्रिप्स जो मिशन था, क्रिप्स जो प्लान था, ये आया था 1942 में। तो बचा माउंट बेटन। माउंट बेटन योजना की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 3 जून 1947 में। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई, तो 3 जून 1947 को। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? पहली मीटिंग पूछिए किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, और देखिए पहली बैठक जो थी ये कब हुई थी? 9 जनवरी 1946 को हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। तो दिल्ली जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या फिर महात्मा गांधी? आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1944, 1942, 1946 या 1950? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड? संविधान सभा का जो गठन था वो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसके मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहा जाता है? हुज मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? थॉमसन, रदरफोर्ड, दे ब्रॉगली या बोर? तो किसका मॉडल था जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं? तो वो था रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश दक्षिण एशिया के देशों में शामिल है? जो कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो बतानी कि कौन कौन सी हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या उपरोक्त सभी? तो तीनों की तीनों ही क्या हैं? दक्षिण एशिया के देश हैं, तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना कब हुई? When SAARC was formed? 1982, 1985, 1986 या फिर 1990? सार्क की स्थापना, सार्क की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो देखिए सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, डेट याद रखिए, 8 दिसंबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और कहाँ पे हुई थी सार्क की स्थापना? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका में हुई थी, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? फिलहाल बताने कि सार्क में कितने देश हैं, 6, 7, 8 या 9? तो देखिए अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क? जब सार्क बना था 8 दिसंबर 1985 को जब सार्क बना था तो उस समय इसमें कितने देश थे? 7 देश थे। कौन कौन से 7 देश थे? भारत, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। ठीक है, ये 7 जो थी कंट्रीज थी जब सार्क बना था। ठीक है, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट में बात करें तो इसमें 8 देश हैं और जो लास्ट जो देश इससे जुड़ा है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान ने कब जो है इसको ज्वाइन किया था? तो 3 अप्रैल 2007 को। ठीक है, 3 अप्रैल 2007। ठीक है, 2007 में जो है अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था। तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत चीन के बीच में, चीन पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, या भारत रूस के बीच में? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। शिमला समझौता जो था ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को शिमला में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंडिजिनस पीपल इन इंडिया? एडवांस क्लास, बैकवर्ड क्लास, गिप्सी क्लास यानी कि आदिवासी, या फिर गोल्डन क्लास? तो कौन सा वर्ड जो है हम मूलवासी के लिए यूज करते हैं भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सन 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, नेपाल में, या कोपेनहेगन में? अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन ईयर 2009 इन विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग? इंडिया, चाइना, नेपाल, या कोपेनहेगन? तो 2009 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये हुआ था कोपेनहेगन में। ठीक है, फर्स्ट कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, अगला है, अब नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है? नाउ नेपाल इज व्हाट टाइप ऑफ नेशन? सेक्युलर, मुस्लिम, हिंदू, या फिर क्रिश्चियन नेशन? नेपाल किस तरीके का राष्ट्र है? तो नेपाल क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ, नेहरू लाइन, या फिर माओ लाइन? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अगला देखिए, जापान की अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? इकोनॉमी ऑफ जापान इज हैविंग विच प्लेस इन द वर्ल्ड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या 10th? तो जापान की जो अर्थव्यवस्था है उसका विश्व में स्थान है 3rd, तृतीय स्थान जो है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, 3rd। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ? व्हेन वाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशियान? 1 दिसंबर 2009 को, 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2009 को, या 1 सितंबर 2010 को? भारत एशियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2010 को जो है ये लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1930 में, 1990 में, 1993 में, या 1995 में? व्हेन वाज जर्मनी इंटीग्रेटेड? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की अगर शुरुआत माने, पूछा भी जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था 1866 के आसपास। ठीक है, जिसने रक्त और लोह की नीति भी जो है किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने ही अपनाई थी। लेकिन वास्तव में जो है बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया था। लेकिन पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क। तो पूरी तरीके से जो जर्मनी इंटीग्रेट हुआ, एकीकरण हुआ इसका, वो हुआ 1990 में, सन 1990 में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? 1957, 1959, 1969 या 1979? When was the first direct election of यूरोपियन पार्लियामेंट? यूरोपीय संसद का जो पहला चुनाव था वो पूछा गया कि कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1979 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से सार्क का सदस्य बताना कि कौन सा है? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या रूस? मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज, तो मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज हमने पढ़े अभी 8 देश हैं सार्क में, उनमें जो है शामिल वो है भारत। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व कितने गुटों में बटा हुआ था? 2 गुटों में, 3 गुटों में, 4 गुटों में या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पोल्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? शीत युद्ध जो था उस समय जो हमारा विश्व था वो किन 2 भागों में बट गया था, मतलब कितने भागों में बटा था, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पोल्स, 2 भागों में या 2 गुटों में कह लीजिए बटा हुआ था। ठीक है, एक गुट था नाटो, तो दूसरा वर्सा, जिसमें या कह लीजिए अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, इन 2 गुटों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1985, 1991, 1980, 1992। तो ये पहले हम कर चुके हैं। नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इनकी लीडरशिप में जो थी ये नई आर्थिक नीति जो थी शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों में से सार्क का जो सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। इनमें से जो सार्क का सदस्य नहीं है वो बताना है। तो भारत भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। जो सदस्य देश नहीं है सार्क का वो है चीन। ठीक है, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या श्रीलंका में? पहला शिखर सम्मेलन सार्क का कहां पर हुआ था? फर्स्ट समिट जो था सार्क का वो हुआ था बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, सन 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? लाहौर समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता या फिर आगरा समझौता? भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में एक समझौता हुआ था, तो वो समझौता कौन सा था? ताशकंद समझौता। ठीक है, तो याद रखिए ताशकंद समझौता जो था ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में हुआ था, और इस समझौते के अगले दिन जो थी प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो थी मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, कराची में, काठमांडू में या कोलंबो में? सार्क का हेडक्वार्टर बताना है। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज सिचुएटेड इन, तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा वैश्वीकरण को कब अपनाया गया? ग्लोबलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय इंडिया 1992, 1993, 1991 या फिर 1994? ग्लोबलाइजेशन को जो है भारत ने कब अपनाया था? 1991 में, 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ये कब बना था? इनकी स्थापना जो थी कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को, 4 दिसंबर 1995 को, 8 जनवरी 1995 या 8 सितंबर 2000 को? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, बोर ने, रदरफोर्ड ने या डी ब्रोगली? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस?
तो न्यूक्लियस की जो खोज थी वो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है इंद्रधनुष की परिघटना होती है। रेनबो इज ए फिनोमिना ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या ऑल ऑफ दीज। इंद्रधनुष की परिघटना बतानी है कि किस कारण से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, प्रावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, तीनों से ही, ठीक है। परमाणु के किस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित होते हैं। तो विच मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट दैट एटम इज ए स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। तो कौन सा मॉडल था? रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल या डी ब्रॉगली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, थॉमसन मॉडल। नेक्स्ट देखिए, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज। प्रकाश के अपने संघटक रंगों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन या प्रक्षेपण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। प्रक्षेपण जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की प्रकृति होती है आकर्षित, उदासीन, प्रतिकर्षित या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज अट्रैक्टिव, न्यूट्रल, रिपल्सिव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दो प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उनका उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि आकर्षित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है HTTP का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बतानी है HTTP की कि क्या होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है FTP की फुल फॉर्म बतानी है। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो दोनों याद रखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला देखिए, प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास आर डैश बट प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट। तो जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं क्लास के वो क्या होते हैं? डिराइव्ड क्लास होते हैं या कह लीजिए चाइल्ड क्लास होते हैं, बट प्राइवेट मेंबर आर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ए क्यू इंसर्शन टेक्स प्लेस एट डैश एंड। क्यू में जो इंसर्शन होता है वो कहाँ पर होता है? तो देखिए, क्यू में जो है दो एंड होते हैं, एक इंसर्शन एक तरफ से हम इंसर्ट करते हैं और दूसरी तरफ से डिलीट करते हैं। जो इंसर्शन जहाँ से इंसर्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? रियर एंड बोला जाता है, और जहाँ से हम डिलीट करते हैं उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इन ए क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस, तो डिलीशन कहाँ से होता है? फ्रंट एंड से, और इंसर्शन कहाँ से होती है? रियर से, ठीक है। A relation isn't 2NF if every known key attribute is dash dependent on primary key। एक रिलेशन 2NF में कब होती है? जब हर एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो कैसे डिपेंड होती है? प्राइमरी की पे, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट। तो यहां पे हो जाएगा फुल्ली फंक्शनली, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल, कार्डिनलिटी, डिग्री या फिर रो। तो देखिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो होते हैं रिलेशन में उन्हें कहा जाता है डिग्री, ठीक है। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ टप्पल्स इन ए रिलेशन तो उसे क्या कहते हैं? उसे कार्डिनलिटी बोलते हैं, ठीक। तो दोनों टर्म याद रखिए, हरियाणा पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन कंप्यूटर के हम कर रहे हैं वो NCERT बेस्ड ही हैं, जो हरियाणा के 12th एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, ओके। तो आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी।
नेक्स्ट देखिए, डैश वे नेटवर्क हैं जो कि एक शहर में फैले हों। डैश आर नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए सिटी, लैंड, मैन, वैन या नन। तो जो एक शहर में फैले होते हैं वो कौन से होते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो सकता है? एक स्कूल कैंप, मतलब जो कॉलेज कैंपस है वहां पे जो है पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। या फिर एक पूरी बिल्डिंग को जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है एक देश से दूसरे देश को या पूरे विश्व को जो है जोड़ सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जो है, मैन आर नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। सभी HTML टैग किस में बंद होते हैं? तो HTML टैग बंद होते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 7 4 53, 11 6 127 14 3 और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अब 7 4 से 53 कैसे बन सकता है? अगर हम 7 का स्क्वायर करके उसमें अगर 4 को ऐड कर दें तो हमारे पास 53 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं 11 का स्क्वायर 120 हो जाएगा और प्लस कर दीजिए उसमें 6, तो ये हो जाएगा 127। सेम इसमें करेंगे, 14 का जो स्क्वायर होगा वो 196 आएगा और उसमें 3 को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा 199, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिया गया वेन आरेख सर्कस के कलाकारों को दर्शाता है। जो त्रिभुज है वो दर्शा रहा है जोकर को, ठीक है। वृत्त दर्शा रहा है कलाबाज को, आयत दर्शाता है पुरुषों को, और वर्ग जो है ये रिंग मास्टर को दर्शाता है। तो यहाँ पे वर्ग जो है ये रिंग मास्टर को दर्शाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि कितने पुरुष हैं जो जोकर हैं, रिंग मास्टर है लेकिन कलाबाज नहीं है। अब पुरुष के लिए हमें क्या चाहिए? आयत यानी कि रेक्टेंगल, तो वो नंबर रेक्टेंगल में होना चाहिए। रिंग मास्टर के लिए क्या यूज किया जा रहा है? स्क्वायर, ठीक है, तो वो स्क्वायर में भी होना चाहिए। और साथ ही जोकर के लिए क्या यूज हो रहा है? ट्रायंगल, तो वो इन तीनों में होना चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में। लेकिन कलाबाज नहीं है, तो यानी कि वो सर्कल में नहीं मिलेगा वो वाला नंबर, तो हमें वही नंबर अब ढूंढना है जो तीनों में हो, इन तीनों में हो। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 15 11 17 या 5। 15 अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर में नहीं है, 11 ट्रायंगल में नहीं है, 5 को अगर मैं देखूं, एक मिनट, 5, हाँ 5 जो है ये सर्कल में भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 17। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक अलग है, तो वो अलग वाला हमें जो है छांटना है। इसमें से ईमानदारी, सदाचार, सच्चाई और आचार। तो देखिए ईमानदारी, सदाचार, सच्चाई तीनों ही क्या है? एक जैसे वर्ड है। आचार जो है यहाँ पे अलग है, तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्डेड बॉक्स को फोल्ड करके नहीं बना, जो बनाया नहीं जा सकता इसको फोल्ड करके। तो इसको फोल्ड जब हम करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले क्या आएगा? ए के सामने सी आएगा, डी के सामने एफ आएगा, और जो बच गया बी के सामने ई आएगा, ठीक है। अब जो बना सकते हैं हम क्यूब, वो कैसे बन सकता है? जो आमने सामने हैं, मतलब जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे उसमें। फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे CBD है, देखिए तो C यहाँ पर है, C को अगर आप देखेंगे यहाँ पर है, B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, तो तीनों जो है अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्यूब है वो बन सकता है, ठीक। डाइस के लीजिए। अगला देखिए, अगला है BEC है, तो देखिए B यहाँ पे है, BE यहाँ पे है और C यहाँ पे है। तो देखिए B के जब अपोजिट E आ रहा है तो B के साइड में E पॉसिबल ही नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा? B के अपोजिट ही रहेगा। तो ये जो है हम बॉक्स यहाँ से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो B ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। बाकी सबको बनाया जा सकता है, जैसे EDA है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे E यहाँ पे है, D यहाँ पे है और A यहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से पॉसिबल है, ये बॉक्स बन सकता है,
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है कि इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 7/5 और यहाँ पे है 5/7 और पावर है यहाँ पे माइनस में। तो इस जो पावर माइनस में है उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, जो अंदर के जो नंबर है उनको क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं। तो 7/5 की जगह क्या हो जाएगा 5/7 और इसकी जो पावर है पलटने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा इंटू 5/7 1/2। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे बेस देखिए दोनों का सेम है 5/7, तो 5/7 लिखिए और इनकी जो पावर्स है उनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, पावर्स का एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 आएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 5/7 की पावर बचा 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/7 जो है इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो सिर्फ खुद से भाग होती हैं। तो देख लेते हैं, देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, इसके अलावा 29। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4, 7, 3, 10। तो 10 जो है 1 से 30 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। एक चीज याद रखिए, एक जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, तो एक को जो है काउंट मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या के 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान बताना है। तो एक संख्या मान लीजिए x है, x का 6/5, फिर उसका भी 4/5, उसका 2/3 किसके बराबर दे दिया है, 240 के बराबर दे दिया है। तो अब हमें उस संख्या का मान यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x को इधर रखिए, ये हो जाएगा 240 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। जो डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और जो ऊपर मल्टीप्लाई में थे वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। 6 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, तो कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 0, 4 से पूरा कट जाएगा, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 दिए 375। तो 375 जो है यहाँ पे राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। तो 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छांटनी हमें। तो हम जो है तीनों से डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी अगर आप यहाँ देखेंगे तो 990 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 7 28। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। 960 को करके देखते हैं, तो देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6 और 0, ये पूरा कट हो रहा है। 4 से अगर हम देखेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 0, 4 से भी कट हो रहा है। ओके, उसके बाद है 5 एकम 5, 5 45 और 5 दूनी 10, 5 से भी पूरी तरीके से कट हो रहा है। तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 960। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले 1.44, तो इसको आप जो है 144/100 लिख लीजिए, इंटू 2/100 लिख लीजिए, प्लस 22/10 इंटू 1/100। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 चौक 8, 288 और इस तरीके से जो है ये आ जाएगा 22 और 1000। देन इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है वो आ जाएगा, तो ये बनेगा 288। ठीक है, 1000 से जब इसको करेंगे डिवाइड तो यहाँ से 10 बचेगा, तो प्लस 220 हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 8 0 और 508। ठीक है, और 4 0। तो अब डेसिमल कहाँ पे आएगा, 4 डिजिट के पहले। तो 1 2 3 और 0 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.0508। ठीक है, तो डेसिमल हमने 4 डिजिट के बाद लगाया है, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
25% ऑफ 40% ऑफ 3/7 ऑफ 3500। तो यहाँ देख लीजिए 3500 के 3/7 के 40% यानी कि 40/100 के 25% का मीन्स 25/100 का मान बताना है। तो कट कर लीजिए, 0 से 0 ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल है, 7 पंजे 35, 0, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया और ये आ गया 150। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 150। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग येलो ताजमहल। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नो ऑप्शन इज करेक्ट। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज। सबसे नरम धातु बतानी है कौन सी है? प्लैटिनम, सिल्वर, आयरन या फिर गोल्ड। सबसे नरम धातु, तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज गोल्ड। ठीक है, ओके, अगला देखिए, विच इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर जीनोन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। निम्न में से कौन सा है जो अधिक जलन जो है पैदा करता है? बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट एयर या फिर सन रेज। तो सबसे अधिक जलन कौन मतलब किससे पैदा होती है? स्टीम से, भाप से पैदा होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।